अस्सलाम वालेकुम। मंडे 18 अक्टूबर की कॉल लेके मैं आपके साथ हूँ और आज की कॉल के डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे और आप उसके हिसाब से कॉल को सुन सकते हैं। तो मैं बताता चाहूँगा आपको सेगमेंट्स के बारे में। सब में पहले तो हम टिप ऑफ द डे की तरफ चलते हैं और आज हमारी जो टिप ऑफ द डे है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें माशाल्लाह काफ़ी समझ बूझ होती है और उसके बावजूद वो बड़े ख़तरनाक किस्म के इन्वेस्टर होते हैं। ख़तरनाक से मतलब एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर होते हैं अपने डिसीशन में भी और अपने प्लान में, अपने एग्जीक्यूशन में बहुत एग्रेसिव होते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है? जो उनका मिजाज होता है वो बड़ा खौफनाक होता है, जिसको अक्सर मैं शिद्दत पसंदी की बात करता हूँ कि शिद्दत पसंदाना मिजाज जो है इन्वेस्टमेंट में नहीं चलता। तो इसके बारे में जो चार्ली मंगर साहब कह रहे हैं कि बेहतरीन बात यह है कि इरेशनल इमोशन जो है, जिसको आप गैर मंतकी या जो लॉजिकल बात ना हो, ऐसे इमोशंस को अपने कंट्रोल में अगर आप रखेंगे तो आप एक बेहतरीन इन्वेस्टर हो सकेंगे। ये आज का टिप ऑफ द डे या मैसेज ऑफ द डे था, जो चार्ली मंगर साहब की बात मैंने की। यहाँ पर मैंने एक स्लाइड शेयर की है कि एनीवन हु इज़ नॉट इन्वेस्टिंग नाउ इज़ मिसिंग अ ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटी। ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। अब इसके बारे में तफसील बिल्कुल हम अपने आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे, आखिरी जो हमारा सेगमेंट होगा उसमें बात करेंगे। मगर ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट को प्लान करना एक आइडियल सिचुएशन है। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ख़ास तौर पे ये तसलसल है मेरी पिछली वीडियो का। मेरी पहली वीडियो एंड ऑफ एंडलेस वॉर थी जो काबुल के हवाले से थी। उसके बाद फिर मैंने जो वीडियो की जिसमें मैंने बताया कि इस वक्त बाइंग पैराडाइज मार्केट बनी हुई है। और ये आज की जो वीडियो है, इसका आखिरी हिस्सा जो होगा वो उसी वीडियो का तसलसल का तीसरा हिस्सा होगा। तो बेशक ये ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी है, मगर इस पर डिटेल डिस्कशन होती रहेगी। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अक्टूबर पोर्टफोलियो के हवाले से हम अपडेट कर रहे हैं आपको कि जो हमारा अक्टूबर पोर्टफोलियो है वो स्टिल आपको दिया जा चुका है। उसके 2 या 3 अपडेट्स भी आ चुकी हैं और उसकी अपडेट चलती रहेंगी। अक्टूबर पोर्टफोलियो के बारे में मैं बहुत वाज़े तौर पे समझा चुका हूँ कि उसमें तब्दीलियाँ भी आएंगी मार्केट और हालात को देखते हुए, और उसमें हम एग्ज़िट भी लेंगे और हम नए स्टॉक में एंट्री भी लेंगे। तो हम इंशाअल्लाह ताला इस पूरे क्वार्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे क्वार्टर की अपॉर्चुनिटीज़ जो मीडियम टू लॉन्गर टर्म स्टॉक्स में हो सकती हैं उसको हम अक्टूबर पोर्टफोलियो में जमा करेंगे। उसके बाद जनाब चलते हैं हम अपने ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक, ठीक है। 11 अक्टूबर को जो आपको कॉल दी गई उसके ग्लिम्स पर बात करेंगे, वो आपके सामने है। अब देखना ये है कि हुआ क्या, कहा क्या गया, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सब में पहले तो अगर आप क्लोज्ड वीक को देखें और जो आपको कॉल भेजी गई जो इस वक्त आपके सामने है, अगर उसको देखें तो आपको एक ख़ास तौर पे नीचे मेंशन किया गया था 43,000 42,700। ये एक लेवल, सपोर्ट लेवल स्पेसिफिकली आमतौर पे हम अपनी कॉल में इस तरह मेंशन नहीं करते, मगर 11 अक्टूबर की कॉल में हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया। एक ये सपोर्ट और एक हमने रेजिस्टेंस भी मेंशन की थी। तो अब अगर आप आगे चलें और आपको आगे ये कहा गया था कि मार्केट की सिचुएशन बहुत स्केरी है और लैकलस्टर वॉल्यूम जो है वो सेंटिमेंट और वॉल्यूम मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी पैदा कर सकते हैं। एक मंदी है, एक लैकलस्टर बिहेवियर जो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी पैदा कर सकता है। उसके बाद मजीद ये कहा गया कि मार्केट स्टिल अट्रैक्टिव फॉर द टारगेट बायर फॉर एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक्स ऑन लोअर लेवल्स। ये तमाम बातें पिछले मंडे 11 अक्टूबर की कॉल में की गई। अब आप देखिए कि मार्केट के जो पहले 3 सेशन हैं वो किस तरह के हैं। मंडे को शदीद मंदी, ट्यूसडे को वॉलेटाइल, वेडनेसडे को फिर मंदी, उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे ज़बरदस्त तेज़ी। थर्सडे को 1100 पॉइंट की तेज़ी, फ्राइडे को मेरे ख्याल में कोई 400 सम पॉइंट्स की तेज़ी।
टोटल 2 दिन में मार्केट 1600 पॉइंट रिकवर कर लेती है और वो 1600 पॉइंट अच्छे खासे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को जोड़ने का मतलब ये था कि मार्केट ने वो तमाम बातें पूरी की। 43,000 को टेस्ट किया, नीचे की तरफ गई, अट्रैक्टिव बाइंग ऑफर की, 1600 पॉइंट की रिकवरी ली। तो ये तमाम बातें हुई। उसके बाद हम इस बात को समझते हैं कि मार्केट में तेज़ी 1600 पॉइंट की ज़रूर हुई है आखिरी 2 सेशन में, मगर अभी भी जो बुरा वक्त है मार्केट का वो ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा कि इट इज़ नॉट, मतलब इट इज़ स्टिल नॉट लेट कि आप अक्टूबर पोर्टफोलियो के बारे में सोचे, जो ये अभी पिछली स्लाइड में ये बात की गई और 2-3 दिन से की जा रही है। बावजूद इसके पॉइंट बढ़ते रहे, मैं ये बात मुसलसल कह रहा हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि अभी भी ये ऑप्शन मौजूद है। मार्केट में कोई तेज़ी नहीं हो गई। वर्स्ट जो हमारी मार्केट का है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। और जो ये जो छोटी मोटी जो मूव्स बन रही हैं, अभी 1600 पॉइंट की बन गई और इस तरह की मूव्स आगे भी बनेंगी, तो अगर ऐसी मूव्स बनेंगी तो ये हमको रिकवरी में बहुत मदद देंगी। जिस तरह पहले मैं एडजस्टमेंट की बात कर रहा था पिछले हफ्ते में, तो इस हफ्ते में हमने एडजस्टमेंट इतनी कम देखी और मैंने ये बात समझाई थी कि अब एडजस्टमेंट कम हो रही है, इंडेक्स की रिकवरी होगी। तो अब आप नोटिस करें कि इंडेक्स बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ा, मगर एडजस्टमेंट ऑफ दी स्टॉक्स जो है, स्पेसिफिक स्टॉक्स तो हुई, बहुत सारे स्टॉक 7.5% पे लॉक हो गए, उससे ऊपर पे भी लॉक हो गए, मगर ऑन द होल अगर देखें तो एडजस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल स्टॉक पिछले हफ्ते की मुनासिबत से कम रही। ये चीज़ें समझने की हैं अगर आप फोकस कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे इन बातों पर। तो ये जो रिकवरियां हैं, ये जो वाइब्स हैं, ये जो छोटी मूव्स हैं, ये हमको रिकवर करने में मदद करेंगी अगर हमने सीखा है ट्रेंड को चेस करना। ठीक है जी। अगर मैं इस वक्त नंबर्स देखूं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के, तो उसमें फॉरेनर्स जो हैं वो काफ़ी माल बेचते हुए नज़र आए, पिछले हफ्ते भी, इस हफ्ते भी। लोकल इन्वेस्टर्स ने भी इस हफ्ते माल बेचा है। ठीक है जी। मगर जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी बाइंग में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रही है। मार्केट की जो क्लोजिंग है वो तकरीबन 345 पॉइंट के इजाफे के साथ हुई। हफ्तावार क्लोजिंग जो है 345 पॉइंट के इजाफे के साथ हुई और 37% वॉल्यूम भी बढ़े। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जो जुमे का सेशन है। जुमे के सेशन में मेरे पास ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं, क्योंकि जुमे को माशाल्लाह जैसा मार्केट के बारे में बताया गया था, मार्केट कम और बेच कंफर्टेबली वो सारे काम हुए। आपको बताया गया था कि 44,802 का हमारा टारगेट है और मार्केट का हाई 44,834 का है। गो के वो आपको एंड में मिला, मगर टारगेट अचीव हुआ। दूसरी अच्छी बात, क्लोजिंग भी वहीं हुई। जो प्री ओपन वॉलेटिलिटी थी वो कोई इतनी अहमियत की उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो बहरहाल मैं इसको ये कहूँगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के FIPI के जो नंबर्स हैं वो इस लिमिटेड वॉल्यूम में, और लिमिटेड वॉल्यूम ये दो चीज़ें हैं जो तशवीश का बास रहीं जुमे की। अगर मैं मार्केट और हफ्ते को देखूं, फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के नंबर और लिमिटेड वॉल्यूम। लिमिटेड वॉल्यूम क्यों कह रहा हूं मैं, हालांकि वॉल्यूम ठीक थे निस्बतन जुमेरात और जुमे को, मगर मैं इसको कम वॉल्यूम इसलिए कह रहा हूं कि जितनी एक्साइटमेंट इंडेक्स में हुई 1100 पॉइंट, और उसके बाद तकरीबन 450-500 पॉइंट जुमे को, तो 1600 पॉइंट 3.70% ऑफ द टोटल इंडेक्स बनते हैं, नीचे से जो ऊपर आया। तो इतनी मूवमेंट में वॉल्यूम में भी एक्साइटमेंट उसूली तौर पे होनी चाहिए थी, वैसा बदलाव नहीं नज़र आया। तो इसलिए मैंने कहा कि निस्बतन वॉल्यूम कम है और फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के नंबर लिमिटेड हैं। अच्छा जनाब, अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जो हमारी सब में अहम स्लाइड होती है कि आने वाले सेशन में या हफ्ते में क्या होने वाला है। तो जनाब,
द क्लोजिंग ऑफ द वीक विच इज़ रियली एक्साइटिंग, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छी क्लोजिंग है। और मिड डे कॉल में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि कहाँ से हमारी क्लोजिंग जो है रीज़नेबल हो जाएगी, कि आप माल लेके भी जा सकेंगे। और दूसरे, हमने एक और तब्दीली जो पिछले हफ्ते के आखिर में की, पहले हम माल बेच के काम कर रहे थे, मतलब फोर्सफुली माल बेच के काम कर रहे थे। फिर हमने पिछले हफ्ते के एंड में आपको ये कहा कि माल बेच के काम कर सकते हैं आप, मगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे माल बिकेगा, माल टारगेट पे नहीं बिकेगा। एक ये तब्दीली आई। ये जो लोग समझते हैं ट्रेडिंग को, वो इस बात को वाज़ेह तौर पे समझ गए होंगे, क्योंकि बात तो कमोबेश वही है कि टारगेट की सेलिंग और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सेलिंग कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। मगर जो हमारा हिकमत अमली है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे जब सेल होता है तो वो चेजिंग द ट्रेंड की हमारी स्ट्रेटजी बन जाती है। और जब टारगेट पे सेलिंग होती है तो हम इस बात को यकीनी समझते हैं कि बस मार्केट यहीं तक जा रही है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब करते हैं तो हम ऐसा नहीं समझते, हम ये एज्यूम करते हैं कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है। तो ये थोड़ा फ़र्क है दोनों में, दोनों सूरतों में हम अपनी एग्जिट को कंफर्म करते हैं। अच्छा जनाब, तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो आखिरी 2 सेशन हैं वो बड़े एक्साइटिंग थे, जिस तरह हमने जिक्र किया 1600 पॉइंट, मगर 2 सेशन एक्साइटिंग होने के बाद, 1600 के इजाफे के बाद, ओवरऑल क्लोजिंग अच्छी होने के बाद, क्लोजिंग हमारी इस वक्त जो आई है वो 48,822 की है। उसके बावजूद मैं ये नहीं कह रहा कि इंडेक्स बुलिश हो गया, बिल्कुल भी नहीं। इंडेक्स बुलिश हो गया ये बात मैं नहीं कर रहा। अभी इसमें थोड़ा सा वक्त दरकार है, बुल्स को अपनी एफर्ट को थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा। वो क्या होगा, एक तो हम बुल्स की कंसिस्टेंसी पर तवज्जो देंगे, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाले फार्मूले को कंटिन्यू करेंगे। और अब आने वाले मंडे में मैं दोबारा स्ट्रेटजी को थोड़ा सा अमेंड कर रहा हूँ। अब मैं फिर आपको थोड़ा सा दबाव दे रहा हूँ, प्रेशर दे रहा हूँ कि माल बेच के काम करें, अब दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग करें। पहले हम पूरी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे थे, आप 25-50% तक ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करें, उसके बाद फिर बाय बैक करें, एक्यूमुलेट बैक करें। मैंने आपको मेरे ख्याल में स्क्रिप्ट कॉल में या मिड डे कॉल में आपको मैंने उन स्टॉक्स के बारे में भी बताया था जो अक्टूबर पोर्टफोलियो के स्टॉक थे, वो अपने पहले टारगेट, बल्कि एक स्टॉक ने तो सेकंड टारगेट भी अचीव कर लिया, यानी कि पोर्टफोलियो आया और उसने सेकंड टारगेट भी अचीव कर लिया। तो जो टारगेट अचीव कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें कुछ माल ज़रूर बेच दें, एक्यूमुलेट हो सकता है तो एक्यूमुलेट कर लें, ठीक है। और जो डेली कॉल्स आपको दी जा रही हैं, डेली कॉल्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग की कोशिश ज़रूर करें, दोबारा माल मिल जाएगा। और न सिर्फ दोबारा माल मिलेगा, ये कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम डेली ट्रेड के लिए 3 स्टॉक खरीदते हैं, उन 3 में से 2 बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम साबित कर देते हैं और एक थोड़ा वीक मोमेंटम निस्बतन साबित करता है। तो अगर हम प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं तो हमें फ़ायदा ये होता है कि एक्यूमुलेशन जब हम बैक करेंगे तो अब हम 3 में से उन 2 को फोकस करेंगे, टारगेट करेंगे एक्यूमुलेट करने के लिए। तो इस तरह रीस्केड्यूलिंग ऑफ पोर्टफोलियो साथ साथ चलती है, ये एक और फ़ायदा होता है। तो बहरहाल मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ मार्केट के लिए उस वक्त जब मार्केट 44,977 के ऊपर ट्रेड करे। मार्केट 44,900, क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी उछाल तो नज़र आती है कि वो 44,970 को अपने आगाज़ के साथ टेस्ट कर ले। तो मार्केट अगर उस लेवल के ऊपर रहती है आफ्टर प्री ओपन वॉलेटिलिटी विच इज़ एटलीस्ट 15 to 25 मिनट्स, 25 बहुत हो जाता है, 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट के बाद मार्केट खुलने के बाद अगर मार्केट 44,977 के ऊपर रुकती है तो मार्केट 45,237,169 एरिया को टारगेट करेगी। दैट इज़ द टारगेट फॉर द मंडे, ये मेरा टारगेट है। हाँ, उसके ऊपर और चली जाए, आई डोंट माइंड, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फार्मूला इस्तेमाल होगा। जिस तरह जुमेरात को मार्केट अपने टारगेट से मेरे ख्याल में 500 पॉइंट ऊपर गई, जुम्मे को मार्केट एग्जैक्टली टारगेट तक गई, ठीक है ना। तो लिहाजा कोई हरफ आखिर नहीं होता, जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूं मार्केट उससे ऊपर भी जा सकती है, मगर मेरा टारगेट 45,169 से 45,237 तक का है।
अगर आपको ये 45,237 के ऊपर ट्रेड होती हुई मिलती है तो आप 45,169 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दें। सिंपल। अब जाए मार्केट 45,700 लेवल्स पे जाए, आई डोंट माइंड। कोई अच्छा कोई फंडामेंटल ट्रिगर मिल जाए, कोई खुशखबरी मिल जाए तो फिर मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है। टेक्निकली जहां तक मुझे नजर आया वो टारगेट मैंने आपको दे दिया। अच्छा जनाब, मार्केट में वीकनेस कहां होगी इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डिप्रेसिव सिचुएशन हो सकती है अगर मार्केट 44,977 के ऊपर सरवाइव ना करे। आगाज के साथ 44,977 के ऊपर सरवाइव ना करे तो फिर मार्केट में डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन कैसा होगा? कोई बड़ी वीकनेस या कोई बड़ी गिरावट नहीं, वॉल्यूम कम होंगे, ऐसे ऐसे करके मार्केट चलेगी, ऊपर नीचे होगी। इस लैकलस्टर सिचुएशन जो पैदा होती है वो नजर आ सकती है। दैट्स ऑल इट इज, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और फिर अगर मार्केट में मैं अगर बात करूं कि बियर्स एक्टिवेट कहां से होते हैं तो वो 44,696 के नीचे बियर्स एक्टिवेट होते हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी योर एग्जिट, लास्ट एग्जिट पॉइंट, कि यहां बियर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वैसे तो अगर आप बात करेंगे कि आपको स्टॉप लॉस कैसे लेना है, तो जब मार्केट 44,977 के ऊपर जाएगी तो आप उसके उस वक्त 44,802 के नीचे स्टॉप लॉस लेंगे। फिर 977 के ऊपर और ऊपर चली जाती है, लेट सपोज 45,040 के पास, तो आपका 44,977 के नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस तरह आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे, वो आपको पता है। बहरहाल नए लोगों के लिए मैं बार बार इन चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। तो एक्टिव 44,696 के नीचे बियर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो बहरहाल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कीजिए और इस तरह अपने टारगेट को चेस कीजिए, चाहे आपको टारगेट मिले या अल्लाह करे कि उससे ज़्यादा मिले। यहाँ तक हमारी टेक्निकल कॉल ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं अपनी आखिरी स्लाइड की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सरमायाकारी के लिए मौजूदा हालात क्या बेहतरीन ऑप्शन है, इस बात को, और इस वक्त मार्केट में जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, जो माशी और सियासी और रीजनल सियासी सूरत हाल है, इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अलग से एक आपको वीडियो बना के अपलोड करूं, तो ये हिस्सा मैंने जो तसलसल आपसे कहा है उसको यहाँ जोड़ दिया है। तो जो लोग टेक्निकल कॉल सुनना चाहते थे वो यहाँ से वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से हम बात करेंगे थोड़ा सा पॉलिटिकल और माशी सूरत हाल पे और मौजूदा ऑप्शन पे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा सरमायाकारी का बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है, ये बार बार मैंने कहा। कुछ बड़े लोग जो इस इन्वेस्टिंग के हवाले से बड़े बड़े कोट्स हैं, उसमें कहा जाता है कि ईयर का लो, 4 साल का लो पे बाइंग की जाए तो बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, कहा जाता है। बल्कि मैं यहाँ कहूँगा जिम रॉजर्स साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि 4 साल का लो भी कुछ नहीं होता, 10 से 15 साल का लो बॉटम के अराउंड आता है, कि 10 से 15 साल का लो बॉटम करता है। तो 10 से मतलब ये बात बड़ी रेयर सिचुएशन में आ जाती है। तो मैं इस बात को नहीं मानता ईयरली लो को, कि ठीक है ईयरली लो की अहमियत ज़रूर होती है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। ईयरली लो क्या, मंथली लो की भी अहमियत होती है, क्वार्टरली लो की भी अहमियत होती है। तो ईयरली लो की अहमियत निस्बतन उससे ज़्यादा होती है, और अगर 4 साल का लो है तो उसकी अहमियत और ज़्यादा हो गई। तो जिम रॉजर्स साहब ने जिस तरह कहा 10 से 15 साल का लो, तो वो यकीनन उसकी अहमियत क्या होगी, मगर वो रेयरली हैपन होता है। मेरा पॉइंट यहाँ पर कुछ और है। मैं यहाँ पर 1 साल के लो, 4 साल के लो, 10 साल के लो की बहस नहीं करना चाहता। मैं बहस इस बात पे करना चाहता हूं कि ट्रेंड क्या है। अगर मेरी मार्केट 6 महीने के लो पे अच्छे मल्टीपल दिखा रही है, अच्छे ऑप्शंस दे रही है, मुझे ये पॉसिबिलिटी दे रही है, अच्छे रिजल्ट दे रही है, तो मेरे लिए 6 महीने का लो काफ़ी है। पॉइंट समझ रहे आप? कई दफ़ा लोग देखते हैं कि जी बॉटम हो रहा है, मार्केट जो है 2020 का लो टेस्ट कर रही है या अपना रीसेंट लो टेस्ट कर रही है, तो बस यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए। कई लोगों का ख्याल ये होता है कि इसने, अब जैसे बक्सले की मिसाल ले ले, बक्सले अभी शायद 400 450 तक गया था,
तो जिसने 450 का वो देखा, अब वो ये कहता है कि बक्सले 100 रुपए पे आ गया तो बक्सले तो बहुत अच्छा है, सस्ता हो गया। सस्ता महंगा कुछ नहीं होता। मार्केट की अहम तरीन चीज ट्रेंड होता है। तो यहां ये जो तफसील में मैंने समझाने की कोशिश की वो ये बात की कि हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे। अगर यहां पर बियर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो चाहे वो 6 महीने का लो हो, 1 साल का हो या 4 साल का लो हो, वो अट्रैक्टिव बाय है। अब आ जाता हूं उस तरफ जो मार्केट में बेहतरीन सरमाए का ऑप्शन PSX में है। मैंने क्यों कहा, मैंने वाज़ेह तौर पे एक बात कही थी, गो के मेरा एरिया नहीं है, मगर मैंने एक आप लोगों को इंडिकेशन दी थी कि जो रियल एस्टेट के इन्वेस्टर हैं उनको ये बात सोचनी पड़ेगी कि लिक्विडिटी क्रंच रियल एस्टेट इन्वेस्टर को मिलने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यू है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में या इन्वेस्टर के लिए बेहतरीन ऑप्शंस क्या क्या होंगे, तो वन ऑफ दीज इज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। फर्क टाइम स्पैन का है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दे आर गुड। मैंने यहाँ तक कहा कि कोई अगर 10,000 से 20,000 बैंक में पड़े हुए हैं तो 10 से 20,000 के शेयर खरीद के डाल दें और भूल जाए। ठीक है। तीसरी बात, ऑप्शन और क्या हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन। मार्केट में कैसा भी प्रेशर आए, पाकिस्तान की माशी, सियासी और रीजनल पॉलिटिकल सिचुएशन आगे पीछे हो तो क्या होगा? क्या क्रूड ऑयल पे इसका असर पड़ेगा? क्या गोल्ड पे इसका असर पड़ेगा? क्या यूरो USD पे इसका असर पड़ेगा? क्या S&P 500 पे इसका असर पड़ेगा? क्या नैस्डैक पे इसका असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये हमारे खित्ते की और हमारी ज़ाती माशियात है, हमारी ज़ाती सियासी मसाइल हैं। इसकी वॉलेटिलिटी सिर्फ पाकिस्तान में होगी। तो ऐसी सूरत में अगर हम किसी दूसरी मार्केट में ट्रेड करें, जिस तरह मैंने पिछली कई वीडियोस में ये बात कही, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में कमोडिटीज़ के हवाले से अगर हम ट्रेड करें तो ऑब्वियसली हमें उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन आ गई यहाँ पर। ठीक है जी। अगर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में है तो जो रियल एस्टेट के जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हैं उनमें कोई मसला नहीं है, वो सूनर और लेटर ठीक हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए उसको भी रीस्केजुअल करें। जो अगर आपको ऐसा लगता है जिनकी प्राइस वैल्यू आने वाले 3-4 महीने में बढ़नी थी तो उनसे एग्जिट लें और 2 साल और 4 साल वाले पोर्टफोलियो में जाएं। और जिनसे एग्जिट लें उस पैसे को स्टॉक एक्सचेंज में लगाएं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज उससे कम टाइम में बेहतर रिटर्न आपको दे देगा। वो 2 साल या 4 साल आपसे नहीं मांगेगा। ठीक है जी। और तीसरी बात मैंने आपको बता दी, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो डेली ट्रेडिंग है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, उसका बेहतरीन ऑप्शन पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। जरा सी भी वॉलेटाइल सिचुएशन स्टॉक एक्सचेंज में होती है, दूसरा टर्मिनल खोलिए, वहां पर ट्रेड कर लीजिए। और ये उसी वक्त होगा जब आपका अकाउंट होगा। कोविड जहां से शुरू हुआ वहां से मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि लोग घर बैठ के अपनी आमदनी के जराए बढ़ाएं। तो उस सिलसिले में हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम आपको मुकम्मल खिदमात फराहम करते हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप 0345-619-0443 पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें। शुएब साहब होते हैं, वो आपको मुकम्मल मदद करेंगे। अच्छा जनाब, अब उसके बाद फिर मैंने ये सारी इतनी तफसील में जाने की कोशिश क्यों की और ये बात आज करने की क्यों कोशिश की, उसकी वजह यह है कि 1600 पॉइंट मार्केट ने रिकवर किए। तो उससे कई दफ़ा आप अगर देखें, जो मैंने चार्ल्स बंगर साहब का भी कोट शेयर किया और उसके बाद ये बातें भी कर रहा हूँ, मैं असल में मौजूदा मार्केट सूरत हाल के हवाले से कोट्स भी शेयर करता हूँ और मैं गुफ्तगू भी उसी कॉन्टेक्स्ट में करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो आपको मदद दे सके। मार्केट में चूँकि 1600 पॉइंट बढ़े हैं तो अब जो शिद्दत पसंदाना जहनीत है वो ये कहती है कि बस जी मार्केट यहाँ से 50,000। पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है, मार्केट में थोड़ी तेज़ी आई, मार्केट 50,000। मैं जिक्र कर चुका हूँ, मेरे सामने हाउसेस, कई हाउसेस ने 60,000, 75,000, 1 लाख तक की बात कर दी। इंडेक्स 70,000, 75,000। तमाशा देखते रहे, सुनते रहे, इंडेक्स 42,000 की तरफ भी आ गया। ठीक है जी। रियलिटीज़ को बात कीजिए।
अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बात शेयर की थी कि उम्मीदें और रियलिटी दो अलग अलग टेबल पे बैठ के डिनर करती हैं, वो कभी साथ नहीं बैठ सकती, तो इस बात को समझना चाहिए। बहरहाल, तो शिद्दत पसंदाना जो कैफियत अगर 1600 पॉइंट से पैदा हुई है तो उसको एक तरफ इर्रेशनल जो इमोशनल सेंटिमेंट डेवलप होते उसको एक तरफ उठा के रख दें, ये मेरा मतलब था। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को रेस्क्यू करना है तो आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ जाना होगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो मौजूदा हुकूमत है या जो हमारे वज़ीर आज़म है, बेशक वो कंटेनर पे कोई भी बात करते रहे हों, मगर जब वो अपनी उम्मीदों की डाइनिंग टेबल से उठकर रियलिटी की डाइनिंग टेबल पर आए तो उन्होंने खुदकशी की बात छोड़ के आईएमएफ को जाना पसंद किया। वो रियलिटी थी और वो उम्मीदें थी, ख्वाहिशात थी। ख्वाहिश तो मेरी भी बहुत होती है कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। रिसोर्स क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? तो ग्राउंड रियलिटी ये थी कि उनको आईएमएफ के पास जाना पड़ा। ठीक है, तो अब हम जब आईएमएफ के पास जाते हैं तो क्या होता है? आईएमएफ कुछ सख्तियां करता है, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, हम उसकी रिजर्वेशन पूरी करते तो एफएटीएफ फिर भी हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकालता। कमो बेश हम 90 to 95% रिजर्वेशन पूरी कर चुके जो जो उनकी ख्वाहिशात थी। मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में हमने बहुत काम किया, बहुत कुछ पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। उसके बावजूद भी हमको लिस्ट से बाहर नहीं निकाल रहे। अब यहाँ पर कनेक्शन आ जाता है रीजनल प्रेशर का, जो मैं काबुल वाली वीडियो में बात कर चुका हूँ। एंड ऑफ एंडलेस वॉर पर मैं ये बात कर चुका हूँ। ये तमाम आफ्टर मैथ मैं आपको 1.5 महीना पहले बता चुका था, महीना या 1.5 महीना पहले। तो अब जो रीजनल प्रेशर है, ये आईएमएफ का जो प्रेशर है, उसका ताल्लुक जो है वो रीजनल प्रेशर से रहेगा। तो रिजर्वेशन ज़्यादा हो सकती है आईएमएफ की कि जनाब फलानी सब्सिडी ख़त्म कर दो। एक तो बदनसीबी ये है कि सब्सिडी दी जाती है शुगर माफिया को, सब्सिडी दी जाती है दोस्तों अहबाबों को, और आईएमएफ जो सब्सिडी ख़त्म करने की बात करता है वो अवाम की सब्सिडी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई ऐसे लोग हैं जिनके बिजली के बिल माफ़ कर दिए गए, उनकी इंडस्ट्री के, घर की बात नहीं कर रहा। कई ऐसे लोग हैं जिनके बिजली के बिल ब्रेक डाउन करके किस्तें बना दी गई, ऐसी किस्तें कि वो बड़ी आराम से पे करते रहेंगे। उन्होंने उस बिजली से कमा भी लिया, बेच भी दिया, सब कर लिया। देखिए ना, इंडस्ट्री तो अगर बिजली ले रही है तो उससे कुछ बना रही है, कुछ कमा रही है ना। तो उन्होंने तो उस बिजली से पैसे कमा लिए, मगर पे वो फ्यूचर में करेंगे। ओ व्हाट अ डिसीजन, क्या डिसीजन है। मतलब पाकिस्तान की कुछ बातें यहाँ से समझ नहीं आती। जिस तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर है, पैसे हमसे लेता है, उसके बाद बुक करके वो हमारे पैसों से गाड़ी तैयार करता है, और उसके बाद हमें डिले करके गाड़ी हमारे हाथ में दे देता है। बीच में स्पेकुलेटर आता है, वो गाड़ी पे इन्वेस्टमेंट करता है, बुकिंग पे, उस पे ओन पे गाड़ी बिकती है, जिसको लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इस गाड़ी पे इतना ओन चल रहा है। ये क्या है? ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ट्रेड कर रही है, उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ है? ऑटोमोबाइल पॉलिसी, खान साहब ने कहा भी था कि वो ऑटो सेक्टर पर तवज्जो देंगे, क्या तवज्जो दी? इंडस मोटर की बात कर लें, पाक सुजुकी की बात कर लें, क्या बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं गाड़ियों में? कौन सी तब्दीली आई है? कुछ भी नहीं। तो लिहाजा जहाँ पर ज़रूरत है कि कट डाउन किया जाए, अभी मैं कैसर बंगाली साहब का भी एक वीडियो देख रहा था, उस पर काफ़ी बहस भी हमारी मेंबर्स के साथ रही। उन्होंने कहा कि कैसर साहब ने अपने दौर में कौन से बड़े कारनामे अंजाम दिए। बिल्कुल दुरुस्त है, यकीनन हो सकता है दिए हों या नहीं दिए हों, मगर उसमें एक बात जो पॉजिटिव है वो बहुत मैंने उसको नोटिस किया, और वो बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा हमारी कुछ इंपोर्ट्स ऐसी हैं जो इंतहाई गैर ज़रूरी हैं, उसको तो रोका जा सकता है। तो इस वक्त ऐसे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जिससे इकॉनमी बेहतर होगी। और मैं अपनी पिछली वीडियोस में कह चुका हूं कि हमको बुरे हालात के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। एनीवेज, थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ना निकल जाए हम। तो आईएमएफ का प्रोग्राम जो है सब्सिडीज़ को ख़त्म करेगा, महंगाई को बढ़ाएगा, स्टेट बैंक पे दबाव बढ़ाएगा,
कॉमन मैन को प्रॉब्लम में डालेगा। कॉमन मैन को कोल प्राइस बढ़ जाए, फ्यूल प्राइस बढ़ जाए, एलएनजी गैस प्राइस बढ़ जाए, तो अगर वो फैक्ट्रीज में यूज हो रही हैं तो क्या होगा? इंडस्ट्री में अगर यूज हो रही हैं तो क्या होगा? फिलवक्त शॉर्ट टर्म दबाव उसका शेयर लेगा और उसके बाद वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा कंज्यूमर की तरफ। कंपनी ने अपनी जेब से तो नहीं देना। अगर बिजली का टैरिफ बढ़ जाए तो आप क्या समझते हैं, जो इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन दे रही है वो टैरिफ बढ़ने के बाद उसी रेट पे माल बेचेगी? जी नहीं, वो जो जितना टैरिफ बढ़ेगा उसको आगे बढ़ा देगी, बल्कि उससे ज्यादा बढ़ाएगी, उससे ज्यादा बढ़ाएगी। पेट्रोल पे इतने से पैसे बढ़ते हैं, उसका इंपैक्ट, मैं बड़ा छोटी सी मिसाल दे रहा हूं कि एक पान वाला जो टोकरे में पान लेकर आता है और शायद मोटरसाइकिल या गाड़ी पे, वो पान की कीमत बढ़ा के चार्ज करता है कि पेट्रोल के पैसे बढ़ गए इसलिए पान के पैसे बढ़ गए। अगर उस टोकरे के पान और उससे डिवाइड किया जाए पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत को, तो पान पे शायद के 1 पैसे या 2 पैसे या 5 पैसे का फर्क आ रहा हो। और जरा देखिए वो बढ़ाए किसने, उसने 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। तो ये जो थोड़ी बहुत जो भी प्राइसेस में तब्दीली आएगी, स्पेशली उन कमोडिटीज में जो रोजमर्रा की हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त तरीके से कॉमन मैन पे आएगा। चाहे वो तेल हो, चाहे आटा हो, चाहे चीनी हो, क्योंकि जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका कोई कंट्रोल नहीं है। वो किसी अपने दिए गए रेट पे माल को बिकता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मतलब कंट्रोल नहीं कर सकती। पता है ना मुझे और आपको ये बात, तो लिहाजा भूल जाएं इस बात को। दबाव हम पे आएगा, हम पे आएगा तो इसका जब बाइंग पावर कम होगा तो मार्केट में मंदी का रुझान बढ़ सकता है। तो कंक्लूडिंग इट ऑल, मेरा ये मानना है रीजनल प्रेशर बरकरार रहेगा, पाकिस्तान पे ये दबाव रहेगा कि वो अपनी एयर स्पेस उनके हवाले करे, क्योंकि वहाँ से तो वो जान बचा के निकल गए, तंग पड़ गए थे, निकलना मुश्किल हो गया था। पिछले 5 सालों से तो वो निकलने के रास्ते ढूंढ रहे थे, तो वो निकल गए वहाँ से, मगर पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर पीछा छोड़ते हैं तो इस रीजन में पीस हो जाएगा। तो एयर स्पेस वो हमसे उसके लिए दबाव डालेंगे। दबाव किस शक्ल में? IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और FATF, यही इनके बच्चा इदारे हैं जिसके ज़रिए हम पे दबाव डलेगा। तो हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। कोई बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए। मार्केट में सेल करके काम करेंगे, टारगेट करके बाइंग करेंगे। अगर जहां मौका मिलेगा मार्केट में माल बेच दें और सुकून से बैठ जाएं, माल दोबारा मिलेगा, कहीं नहीं जा रहा माल। और अगर आगे भी चला गया तो इस तरह 1600 पॉइंट 2 दिन में नहीं बढ़ेंगे। अगर 400, 600, 800 पॉइंट भी बढ़ गए तब भी कोई नुकसान नहीं होगा। याद रखिएगा मेरी बात, जिनके पोर्टफोलियो 35% नीचे आए हैं, 35% नीचे आए हैं, वो कैलकुलेट करके देख लीजिए कि उनकी रिकवरी कितनी हुई है। उनको मेरी बात समझ में आ जाएगी। अगर वो अपने पोर्टफोलियो पे और इंडेक्स के कंपैरिजन को समझ लेंगे तो उनको मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो बस जनाब, यही मेरी टोटल बात थी कि रीजनल पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है मुकम्मल तौर पे, और उसका इम्पेक्ट हमारी माशियात पर है। और बैड गवर्नेंस की मिसाल ये हुकूमत साबित कर चुकी है। जो अभी जो मौजूदा क्राइसिस अपॉइंटमेंट ऑफ ISI चीफ हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक कहते हैं रिजॉल्व हो गया, मगर इसकी आफ्टर मैथ रहेगी। मामला तो बेहतर हो जाएंगे मगर इसकी आफ्टर मैथ रहेगी। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉफिट टेकिंग करके बायबैक करते हुए आगे चलिए, अमेंड करते हुए स्ट्रेटजी को आगे बढ़िए। दुआ करूँगा कि आप बेहतरीन ट्रेड करें और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करें और अपनी स्ट्रेटजी को जो है मुकम्मल तब्दील ना करें। और उसके साथ ही हम आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।